स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते इस बार वोटरों को लुभाने के लिए जहां बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन कर ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है, तो वहीं मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशन पर जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से रालोद ने भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें 36 बिरादरी के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी ने बताया कि आज के भाईचारा सम्मेलन में 36 बिरादरी के लोगों ने यहां पर हिस्सा लिया है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी सपा लोकदल गठबंधन के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले भाईचारा सम्मेलन के माध्यम से सभी बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व दिल्ली में स्थित जयंत चौधरी के आवास पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्वर्गीय अजीत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर जयंत चौधरी के साथ घंटों तक 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया था, जिसके बाद आज से मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत की है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में आज ये पहला भाईचारा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में जयंत चौधरी के नेतृत्व में किसान पंचायत प्रदेश में हो चुकी है। उसके बाद आज राष्ट्रीय लोकदल ने ये भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम आयोजित किया है। अच्छा, अभी अखिलेश जी की और जयंत जी की भी वार्ता हुई है, किस तरह की रणनीति बनाई गई है भाईचारा सम्मेलन? देखिए, 2019 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। उसी गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से हमारा गठबंधन चल रहा है और जयंत चौधरी जी के आवास पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, तो उस पर एक सात्विक एक चर्चा भी हुई और उसमें यही तय किया गया कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है उसको खत्म करने के लिए हम क्षेत्रों में जाएंगे और भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम करेंगे। पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से शुरुआत की गई है, यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। देखिए, भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम आज पूरे जनपद में तेज बारिश है और पूरे सुबह से बारिश हो रही है। इतनी बारिश होने के बाद हजारों की संख्या में अपने प्रिय नेता जयंत चौधरी जी के आह्वान पर 36 जाति के नेता यहाँ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। तो इससे सीधा साधा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट देकर इस प्रदेश से बाहर भेजने का काम करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम सर्व समाज के लोग करेंगे। बसपा ने भी ब्राह्मण सम्मेलन का 8 लाख वोटर कार्ड खेला है, क्या लगता है इस तरह की? बहुजन समाज पार्टी की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ जातिवाद की व्यवस्था करती है। चाहे कभी ब्राह्मण सम्मेलन हो, कभी सैनिक सम्मेलन, सैनिक बाल कश्यप प्रजापति, जातियों को बांटने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल किसान की पार्टी है। किसान को मजबूती से बात करने का काम करती है और किसान 36 जाति के लोग होते हैं। क्या लगता है 2022 में किस तरह का परिणाम समझते हैं? 2022 में इस योगी की सरकार जाना तय है और किसान की सरकार इस बार आना तय है। इस बार गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है और आप ये देखिए योगी का जाना तय है। देखिए, भाईचारे की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि बीजेपी ने हमारा भाईचारा खत्म किया सबसे पहले, फिर हमारे पे राज किया है। इसलिए हमारा पहले भाईचारा को बहाल करना है, उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। ये हमारे अपने को जातियों में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं, धर्म में बांटने के बाद हमारे वोट बटोरते हैं। ये एक गलत तरीका है, ये डेमोक्रेसी का तरीका नहीं है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय लोकदल का एक ही प्लान है कि सबसे पहले भाईचारे को इकट्ठा करें और भाईचारे को एक अच्छे वातावरण का संदेश जाए। उसके लिए ही ये भाईचारा प्रोग्राम जयंत जी ने रखे हैं। ये बहुत अच्छे साबित होंगे और इसमें हम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं बहुत मतलब उत्साह से आ रहे हैं। हम ये इसमें पब्लिक को ये बताएंगे कि देखिए, कोई धर्म, कोई जाति, कोई कुछ नहीं है। सबसे पहले डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हमारी तरक्की तभी हो सकती है जब हम भाईचारा एक साथ होंगे। घर में एकजुटता होगी तो घर तरक्की करता है, अगर देश में एकजुटता होगी तो देश तरक्की करता है। इन्होंने हमें बांट के, इन्होंने जातियों में, उसमें धर्मों में बांट करके ये कॉरपोरेट्स का फायदा कर रहे हैं। हमारा मिडिल मैन जो खत्म हो रहा है, मजदूर खत्म हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें एक संगठन बनाने के लिए भाईचारे की आवश्यकता है, जिसके लिए जयंत जी ने अच्छा एक ये हमें प्रोग्राम दिया है। इसलिए भाईचारे को इकट्ठा करेंगे, भाईचारे को इकट्ठा करके फिर हम इनकी रणनीति आज भाईचारे सम्मेलन से अच्छा संदेश जाएगा, सब में ये जाएगा। देखिए, आपसे लड़ने में, आपने फूट डालने में हमें नहीं विश्वास रखते। हम इकट्ठा रह करके हम देश की तरक्की के लिए, उसके लिए ही वोटिंग करेंगे। उसके साहब, ये तो इंसानियत का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है। भविष्य रोशन होने के लिए भाईचारे का पैगाम देना और भाईचारे का काम करना, यही इंसानियत का असल फर्ज है।
इंसान के काम आए इंसान, यही है मजहब, यही दीन, यही ईमान। हिंदू हो या मुसलमान, सब एक माँ बाप के पैदावार, सब एक कश्ती के सवार। तो यही हमारे जयंत भाई जो हैं इस वक्त निष्पक्ष होकर, पहले से उनके बड़ों ने भी यही किया है कि निष्पक्ष होकर तमाम समाज को मिला के और चले हैं। तो जयंत भाई भी जो है निष्पक्ष होकर जो चल रहे हैं। शुरू समझे जी, इस सम्मेलन से 2022 की तैयारी शुरू समझे। बस ये है कि सबसे पहले तो इंसानियत का पैगाम है, ये बेस और बुनियाद है। जब जमीन तैयार होगी तो दाना भी डाला जाएगा, तो फिर फसल उगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ आप लोगों का बहुत धन्यवाद। समझ गए आप लोगों मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर डिस्टिलरी प्रकरण में प्रदूषण विभाग की तहरीर पर किसान नेता विशाल बोपाड़ा के साथ जेल गए कैंसर पीड़ित विकास शर्मा की जेल से रिहाई हो गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जश्न मनाते हुए गांव खानोपुर की दलित बस्ती में पुष्प वर्षा व ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया और मिठाइयां बांटी। किसान नेता विशाल बोपाड़ा ने कहा कि सर शादीलाल लिमिटेड डिस्टिलरी सालाना 1000 करोड़ का राजस्व सरकार को देती है। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उचित मापदंड न होने पर भी उसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को मुंह बंद कराने के लिए कितना पैसा देने में दिक्कत नहीं होती होगी। उन्होंने कहा कि मंडी कोतवाल ने जिस तरह संवेदनहीनता दिखाते हुए कैंसर पीड़ित और एक किडनी गंवा चुके विकास शर्मा पर 17 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, वो उनके ऊपर डिस्टिलरी व सरकार का हाथ काफी हद तक दर्शाने में काम करता है। साथ ही किसान नेता ने चेतावनी दी कि जेल जाने या छूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक डिस्टिलरी उचित पैमानों पर नहीं चलती और बोपाड़ा का गंदे नाले के लिए कोई समाधान नहीं किया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और जल्द ही एक बड़ी पंचायत बोपाड़ा गाँव में होगी। इस दौरान जयपाल सिंह, अमरपाल सिंह, मोंटी चौधरी, बलविंदर खोकर, आदिश अहलावत, शुभंकर मांगा, सोहन, मुनीश शर्मा, शुभम धीमान, बिट्टू चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। मैं डिस्टिलरी प्रशासन के खिलाफ अपने गांव के भूगर्भ को, जल को खराब किए जाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और हमारा एक विशाल बोपाड़ा के नेतृत्व में एक पोल्यूशन विभाग के सामने एक सांस्कृतिक और धरना चल रहा था, जिस पर प्रशासन ने आंदोलन को ख़त्म करने के लिए लाठियां बरसाई, जिसमें मैं एक विकलांग और किडनी कैंसर से ग्रसित व्यक्ति पर भी लाठियां प्रशासन के द्वारा बरसाई गई, जिसमें प्रशासन ने हमें गंभीर 17 धाराओं में आरोपी बना करके जेल भेजने का काम किया। जिसमें मैं जेल से छूटने के बाद आया तो मेरा ग्रामीणों ने अपने स्तर से स्वागत किया। क्या चाहते हो सरकार से, आगे क्या कार्रवाई करोगे? सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें यह लड़ाई लड़ते हुए 1.5 साल के आसपास हो गया है। हम जहरीला पानी पी करके मर रहे हैं, कैंसर और हेपेटाइटिस बी हो करके हम अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन के लोग, अभी पोल्यूशन विभाग के अधिकारी लोग सैंपल भर के उस जल एक पीले पानी की तरह को ले करके गए थे, उसका भी आज तक कुछ ग्रामीणों को बताया नहीं गया है। डिस्टिलरी प्रशासन के दबाव में प्रशासन काम करता है, इससे हमें अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। तो आगे क्या कार्रवाई करोगे? आगे यह सांस्कृतिक धरना चलता धरना या जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि डिस्टिलरी प्रशासन के दबाव में प्रशासन हमें कोई वो सही इस मामले को सही लेकर के आए, स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा देने का काम करे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में 12 दिन पूर्व दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर गोलियों से भूनकर हुई एक महिला मोहसिना की हत्या के मामले में पुलिस आज मृतका के पति को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि मृतका अपने पति को जान से मारने की धमकी देती थी, जिसके चलते उसके पति सोनू ने भाड़े के शूटरों से उसकी हत्या की साजिश को अंजाम दिया। दरअसल बीती 15 जुलाई को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के बाहर बाइक सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक महिला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। यह हत्या उस वक्त अंजाम दी गई जब मृतक महिला मोहसिना दवाई लेने के लिए मेडिकल कॉलेज में आई हुई थी। उसी दौरान अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने NH 58 पर मोहसिना की गोली से भूनकर हत्या कर दी और सनसनी फैला दी। इस मामले के खुलासे को लेकर आला अधिकारियों ने इसमें कई टीमों का गठन किया था, जिसमें आज मोहसिना की हत्या कराने वाले साजिशकर्ता उसके पति सोनू और उसकी दूसरी पत्नी के पिता मेहरबान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मीडिया से कैमरे पर बात करते हुए साजिशकर्ता पति सोनू ने बताया कि उसकी पहली पत्नी मोहसिना उसे मारने की धमकी दे दी थी, जिसके चलते उसने अपने ममेरे भाई तंजीम के साथ मिलकर 3 लाख रुपए में भाड़े के
शूटरों से अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। इस मामले में सीओ खतौली आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2012 में मृतका मोहसिना और सोनू का निकाह हुआ था, जिसके लगभग 1 साल बाद मोहसिना अपनी भाभी की हत्या के मामले में जेल चली गई थी। इस दौरान सोनू ने मोहसिना नाम की एक और दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन 2.5 साल जेल में रहने के बाद जब मृतका मोहसिना बाहर आकर अपने पति सोनू की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते हुए उसे जान से मारने की धमकी देने लगी, तो सोनू की दूसरी पत्नी के परिजन अपनी बेटी का हिस्सा दिलाने की जुगत में जुट गए, जिसके चलते सोनू ने अपनी दूसरी पत्नी के परिजनों और ममेरे भाई आदि के साथ मिलकर 3 लाख रुपए में भाड़े के शूटरों से मोहसिना की हत्या को अंजाम दे डाला। इस मामले में साजिशकर्ता पति सोनू और उसकी दूसरी पत्नी के पिता मेहरबान को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरा नाम फुरकान है। फुरकान जी क्या हुआ? जी ये हुआ कि मेरी 2 पत्नी थी। पहले जो पत्नी थी उसका नाम मोहसिना था, इसका मर्डर हुआ है और इसमें पहले भी मर्डर किया हुआ था और ये अब मुझे आके मर्डर करने की धमकी दे रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या मामला था पूरा? मामला ये हुआ जी 2012 में मेरी शादी हुई थी मांडी से। ये मोहसिना की जो मरने वाली है इससे शादी हुई थी। उसके 1 साल बाद इसने अपनी भाभी का मर्डर कर दिया और मर्डर में ये चली गई और इसके गांव का एक लड़का चला गया और फिर मेरा और इसकी फैसला हो गया, मतलब तलाक का बात हो गई 5,70,000 रुपये में। 1,70,000 रुपये दे दिए गए, 4 लाख जब ये जेल से छुटकाएगी जब दे जाएंगे। बाकी फैसले में तय हुआ था कि तुम इसकी शादी कर लो अपने लड़के की। फिर ये जेल से छुटी तो ये मेरे घर पर पहुँची और वहाँ पे जाके इसमें तोड़ फोड़ वैसों कैसों को धमकी देने लगी, मतलब मुझे निकाल दिया और मैं 4 साल से इधर उधर था, मैं घर पर नहीं था। तो क्या बदला लेने के लिए मर्डर किया? उसके बाद फिर जब मैं बिल्कुल परेशान हो गया, फिर मैंने सोचा कि क्या करेगा तू, ना पैसा रहा ना कुछ कमाने का, कहीं कमाऊँ था कुछ वैसा ही कर दे सी वहाँ से बाहर जाऊँ था। फिर मैंने ये सोचा कि अभी से हटा दो रास्ते से, तो फिर मैंने इसमें अपने मम्मा का लड़का तनवीर उससे मिला शोरूम से। उसने कहा कि ठीक है बैठ के बात करेंगे और फिर गांव में श्रीनगर में आके हम चारों ने अपनी मीटिंग की। तो तनवीर ने कहा ठीक है मैं काम करा दूँगा तो मिल लेना। कुछ 5, 7, 10 दिन के बाद 2 लड़कों से, एक लड़के से मिला पहले, उससे बात करे, उसका नाम था कादिर। उससे बात हुई 3 लाख रुपए में कि मैं हटा दूँगा, मुझे शिकल दिखला दो। और मैंने पक्का करते 1,70,000 रुपये दे दिए, 1,30,000 बचे हुए हैं और ये घटना। क्या कोई अफसोस है? सर हत्या का खुलासा क्या? देखिए 15 जुलाई को एक महिला की बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के सामने हत्या हुई थी। जब इसमें गंभीरता से प्रभारी निरीक्षक मंसूरपुर द्वारा जांच की गई तो ये प्रकरण निकल के आया कि जो मृतका मोहसिना थी उसका पति सोनू, जो कि श्रीनगर का रहने वाला थाना नई मंडी क्षेत्र का, इससे 2012 में शादी हुई थी। 2014 में जो मृतका मोहसिना थी इसने अपनी सगी भाभी की हत्या कर दी थी, जिसमें जेल चली गई थी। 2.5 साल लगभग जेल में रही थी। इस दौरान इसके पति ने दूसरी शादी सोरम की एक लड़की मेहरबान की लड़की के साथ शादी हो गई थी। जब ये 2.5 साल बाद जेल से निकल के आई तब इनका विवाद शुरू हो गया संपत्ति को लेके। मोहसिना जो मृतका थी वो चाहती थी मुझे संपत्ति मिले, जबकि जो दूसरी बीवी थी उसका भी नाम मोहसिना है, उसके परिजन चाहते थे संपत्ति। यही इनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। अंत में सोनू ने अपने ससुर और अपने भाइयों और अपने मामा का लड़का जो कि सोरम का ही रहने वाला है उसके साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाई और उसमें 2 शूटर हायर किए। उन शूटरों 3 लाख रुपए में शूटर हायर हुए थे। उन शूटरों के माध्यम से ही ये हत्या सोनू के द्वारा कराई गई है। आज सोनू और उसका ससुर मेहरबान की गिरफ्तारी हुई है। ये मंसूरपुर पुलिस का बहुत ही सराहनीय कार्य है। इन्होंने घटना का सफल अनावरण किया है। सर इसमें क्या फरार है? हाँ, अभी और मुलजिम फरार हैं जिसपे इनकी टीम लगातार काम कर रही है और शीघ्र ही वो मुलजिम भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र की मंसूरपुर डिस्टिलरी में शराब की मिल में अचानक भयंकर आग लग गई, जहां पर कूलिंग टावर जलकर राख हो गया। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी तक नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए एक विज्ञापन अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना लगातार मांग कर रही है कि कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते एक गरीब किसान व मजदूर वर्ग आर्थिक संकट से गुजर रहा है। किसानों व मजदूरों का आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके समस्त प्रकार के ऋण माफ किए जाएं और जनपद में संचालित महिला ब्यूटी पार्लर की जाँच कराकर उनमें कार्यरत युवकों व ब्यूटी पार्लर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। व महिला ब्यूटी पार्लर में सिर्फ महिलाओं से ही कार्य कराएं। व हिंदुओं की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सावन माह में सभी प्रकार की मीट मांस की दुकानें बंद की जाएं। आज हमारे समस्त जिले के शिव सैनिक पदाधिकारी कार्यकर्ता नहीं, हमारे साथ जितने भी हमारे जिले में पदाधिकारी हैं, ग्राम प्रमुख हैं, जो भी पद है, सब पदाधिकारी बुलाए गए थे। एक तो किसान और मजदूरों का जो ऋण है उसे प्रशासन से शासन से मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि वो माफ किया जाए, क्योंकि कोरोना में किसान और मजदूर बहुत दुखी है। इसलिए समस्त प्रकार का ऋण किसानों का और मजदूरों का माफ हो। दूसरा है ब्यूटी पार्लर। हमारे जिले में ऐसे ऐसे ब्यूटी पार्लर हैं जिनमें लड़के काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन ब्यूटी पार्लर में लड़कियां ही काम करें, क्योंकि लड़कियों का काम सिर्फ लड़कियां ही करेंगी। अगर किसी ब्यूटी पार्लर में हमें लड़का काम करता पाया गया तो शिवसेना अपने स्टाइल में उस ब्यूटी पार्लर को सबक सिखा देगी। इसलिए आज हम माननीय डीएम महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम डीएम से महोदय नहीं मिले, एडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया और हमको आश्वासन दिया कि जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं जिसमें लड़के कार्य करें उस पर कार्रवाई करी जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो उसके खिलाफ शिवसेना अपने बल पर कार्य करेगी। तीन दफे ज्ञापन दे चुके, हिंदू महासंघ से भी ज्ञापन दे चुके। आज शिवसेना अकेले अपने दम पर ज्ञापन देना, ये पदाधिकारी कार्यकर्ता नहीं, अभी तो हमने पदाधिकारी बुलाए। दूसरा, हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो नौकरियां आर्मी की नौकरियां अभी जो भर्ती होनी थी, हम जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी और हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान जी हैं और कपिल देव अग्रवाल जी हैं, हम उनको भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी जब चुनाव की रैली हो सकती है, शादी ब्याह हो सकती है, तो भर्ती क्यों नहीं करवा रहे? हमारे लड़कों की जो युवा लड़के हैं उनकी एज निकल रही है, क्या तो भर्ती में 2 साल का गैप दिया जाए। ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो भर्ती में उम्र है उसको 2 साल और बढ़ा दीजिए, जिससे कि इन लड़कों जो उनसे कोरोना में रह गए थे लड़के, ये आर्मी में भर्ती हो। ये आपके चैनल से दोबारा कर रहे हैं और आप इस मांग को हमें उम्मीद है कि पत्रकार मुद्दे उठाएंगे। मुजफ्फरनगर के झांसी रानी उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में झांसी रानी नेहरू मार्केट में 18 व 45 वर्ष की आयु के लोगों को प्रथम डोज वैक्सीन लगाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने किया। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन का लगाना अति आवश्यक है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति वैक्सीन लगवाएं। आज झांसी की रानी पे ये जो कैंप लगाया गया है, ये कोरोना में जो महामारी है उसके लिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सभी को कोवैक्सीन वगैरह लगाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमने भी ये प्रयास करके झांसी की रानी मार्केट वालों ने सभी ने, विक्की चावला जी और सन्नी जी, चुन्नीलाल जी, अमरजीत सिंह सिडाना मैं बोल रहा हूँ, हमने सब लोगों ने प्रयास करके जिनको पहली डोज या सेकंड डोज लगनी है उनको यहाँ प्राथमिकता से लगाई जा रही है। और देखिए, जो कोविड को लेकर हमारा टीकाकरण का अभियान चल रहा है वो बहुत ही व्यापक रूप से पूरे प्रदेश के साथ साथ अपने जनपद में भी चल रहा है और इसमें हमारे लिए बड़ा हर्ष और गर्व का विषय है कि हमारे जो विभिन्न व्यापार मंडल है वो आगे बढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। उसी क्रम में आज झांसी रानी व्यापार मंडल की तरफ से एक बहुत ही अनूठी पहल और एक बहुत सार्थक पहल की गई कि उन्होंने अपने व्यापार मंडल की तरफ से एक टीकाकरण कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है। तो आज मैं उसमें सुबह आया यहाँ पर और मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे जनता है उनमें काफ़ी इस बात को लेकर सकारात्मक जोश है, सोच है और हम इस प्रकार से हमें अगर समाज का सहयोग मिलता रहा तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत शीघ्र ही हम लोग अपना जो टीकाकरण का अभियान है उसे पूरा भी करेंगे और इस कोविड की महामारी से सबका बचाव भी कर पाएंगे। सर, अभी भी कुछ लोगों को डर है टीकाकरण के बारे में, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, बार बार विभिन्न स्तरों से शासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है। कोविड वैक्सीनेशन से किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह पूरी तरह से सुरक्षित है
और मैं पुनः आज आप लोगों के माध्यम से पुनः अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री दिगंबर जैन अधीक्षक क्षेत्र वहलना की प्रबंध समिति का निर्वाचन मतगणना के बाद आए परिणामों के ऐलान के साथ संपन्न हो गया। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर राजेश जैन निर्विरोध निर्वाचित हुए और श्री दिगंबर जैन अधीक्षक क्षेत्र वहलना की प्रबंध कमेटी के निर्वाचन के लिए पूर्व निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार महामंत्री के पद के लिए सोमवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मंदिर प्रांगण में मतदान किया गया। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई मंगलवार को सुबह 10 बजे मतगणना प्रारंभ हुई। मतगणना के उपरांत परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 181 मतों में से 177 मत राजकुमार जैन के पक्ष में पड़े, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राहुल जैन एडवोकेट को 4 मत ही प्राप्त हुए। राजकुमार जैन को महामंत्री पद पर हुए चुनाव में 173 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया। हमारी पूरी कमेटी में 21 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें 20 सदस्य अध्यक्ष सहित हम बिना किसी कोई हमारे सामने मत पत्र नहीं आया। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस दिन निर्वाचन चिन्ह का आवंटन हुआ मैंने उस दिन भी कहा था कि जब पार्श्वनाथ भगवान जिसे सेवा का मौका देंगे और समाज जिसको आशीर्वाद देगा वही यहाँ पर सेवा करेगा, और वही बात आज चरितार्थ हुई है। 181 में से 177 वोट महामंत्री पद हेतु मुझे प्राप्त हुए हैं। उसके लिए पूरा समाज, पार्श्वनाथ भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिला है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी सत्य निष्ठा ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र को उन्नति की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। चुनाव में किसी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत? चुनाव बहुत शांतिप्रिय ढंग से और बहुत ही शालीनता के साथ हुआ, और चुनाव अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो चुनाव संपन्न करा। किस तरह से आप अपने समाज का धन्यवाद पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधुओं का भी समय समय पर जो भी कार्यक्रम हुए उनमें सहयोग प्राप्त हुआ, और समाज का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना भारी बहुमत मुझे देकर मेरे कंधों का बोझ और बढ़ा दिया है। मैं सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा, और जो 4 वोट मुझे नहीं मिले हैं मैं उन्हें भी संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बलवाखेड़ी के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल में मारे गए मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बलवाखेड़ी के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल में मारे गए मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विपिन त्यागी, ग्राम प्रधान डॉक्टर वीरपाल, कुशल पाल कश्यप, महिपाल कश्यप, आरिफ आलम, जयकिरा सैनी, सत्तार आदि लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बलवाखेड़ी में ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पुंडी के द्वारा चरथावल क्षेत्र से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत सम्मान किया गया और उन्हें जीत पर बधाई दी गई। चरथावल ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधानों का, जिला पंचायत सदस्यों का और काफी जिम्मेदार लोगों का मेरे द्वारा फूलमाला पहनाकर इनका सम्मान किया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ कार्यक्रम? ये कार्यक्रम बलवाखेड़ी के प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 में है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत राठी का सोमवार को गांव खेड़ी सराय में जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत राठी व अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष अकरम राणा का सोमवार को गांव खेड़ी सराय में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत राठी ने कहा कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है उस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही सर्व समाज को पार्टी की नीतियों से जोड़कर न सिर्फ संगठन को मजबूत करेंगे बल्कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जीत दिलाने का पूरा परिश्रम करेंगे। कार्यक्रम आज पार्टी द्वारा जो है कार्यक्रम है, गांव की ओर जा रहे हैं जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, और मिशन 2022 आदरणीय सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी को मजबूती, उनके हाथों को मजबूती करने, पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जा रहे हैं। उसी के तहत आज
ये भूमे में जो है खेड़ी सराय भूमा के कई गांव के लोग यहाँ थे, सभी धर्मों के सभी जाति के लोग यहाँ थे। तो सभी को जो है सभी ने जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी को हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया है और मजबूती करेंगे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर रोड पर एक स्कॉर्पियो कार व ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में घायल हो गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली का मजदूर भी घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर स्कॉर्पियो कार छोड़कर चालक फरार हो गया। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में पुलिस ने सूचना पर एसटीएफ टीम के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों तथा फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलाया जा रहा एक ट्रक पकड़ गया। पुलिस ने मौके से एक स्विफ्ट कार व 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर चालान कर जेल भेज दिया। रविवार की देर रात्रि रामराज थाना पुलिस ने एसटीएफ मेरठ की टीम के साथ मिलकर सूचना पर टिकोला शुगर मिल के निकट से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एक 12 टायरा ट्रक पकड़ा। ट्रक के दस्तावेजों की जाँच करने पर दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। ट्रक की जाँच करने पर ट्रक का वास्तविक नंबर जिला मुजफ्फरनगर का पाया गया। पुलिस ने ट्रक के साथ ही चल रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को भी बरामद किया। पुलिस ने मौके से 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।